So hello guys, let us begin with lecture number 9 of electrochemistry. In previous lecture, we studied everything about Kohlrausch law. हमने लॉ को अच्छे से समझा, हमने मोलर कंडक्टिविटी को समझा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझा, जिसको हम लैम्डा एम डिग्री से डिनोट कर रहे थे. देन लॉ के पीछे क्या थॉट रहा होगा उस चीज को समझने की कोशिश की. फॉलोड बाई हमने एप्लीकेशंस देखे लॉ के. क्या क्या एप्लीकेशंस थे? तो एप्लीकेशन एक तो ये था कि हम लैम्डा एम डिग्री निकाल पाएंगे किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का. एंड उसके लिए हमें कोलराउश लॉ की ही मदद लेनी पड़ी थी. ठीक है. फिर अल्फा हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का. उसके लिए भी कोलराउश लॉ की जरूरत पड़ी थी. स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी भी हम उस लॉ के यूज से ही निकाल पा रहे थे. आज थोड़ी बहुत बातें और करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स और सीखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू हम इन लॉस को और अच्छे से थोड़ा समझ पाए. एंड देन देयर विल बी वन मोर लेक्चर ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि कंपैरेटिवली आसान होगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको. और हर तरह के ग्राफ्स को हम उसमें कवर करेंगे. एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर. उसके बाद एक लेक्चर हम क्वेश्चंस का करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व. तो चलो इसमें उसी के आगे कंटिन्यूएशन में उसमें हम कुछ पॉइंट्स और ऐड करते हैं. जैसे कि पॉइंट हम ऐड करते हैं कि कोलराउश लॉ तो हमने देख लिया, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह और जो भी एप्लीकेशंस थे वो भी देख लिए. आगे कुछ पॉइंट्स और ऐड करो कि जो ये कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज एडिटिव. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इस पे हम सवाल भी करेंगे एक दो, जिससे और अच्छे से आपको समझ आएगा. ऑल्दो हमने इस बात को कोलराउश लॉ के पीछे जो हमने थॉट समझा था वहां पे चर्चा की थी इस बात की. बोलने का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज एडिटिव. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा ही है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपके पास A प्लस B माइनस C प्लस, तीन तरह के आयन्स हैं, मान लो 3 4 5 जितने भी आयन्स हो, सबकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी. तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि कंडक्टिविटी टोटल इज एक्चुअली इक्वल टू कापा 1 प्लस कापा 2 प्लस कापा 3 प्लस अप टू जितने भी. तो सर लैम्डा एम के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, लैम्डा एम के लिए नहीं लिख सकते ना, क्योंकि क्या पता वो कितने कंसंट्रेशन में वहां है. मोलैरिटी थोड़ी ना पता है. ये तो मैं बोल रहा हूं हमेशा लग जाएगा. ये क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मोलैरिटी वाला टर्म यूज हो चुका है. लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, वो टर्म यूज हो चुका है इसमें, इसलिए ये लग जा रहा है. समझ पा रहे हो? हाँ. कैसे? बिकॉज लैम्डा एम इज कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. अब वो आयन की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी करोगे तो कापा आएगा. तो कापा तो मोलैरिटी और उसके लैम्डा एम दोनों को कंसिडरेंस में ले रहा है ना. तो इसी तरह से सभी आयंस की हम अगर कंडक्टिविटी निकालें, इंडिविजुअली सबको ऐड कर दें, तो क्या वो टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आएगा? जी बिल्कुल आएगा. अब आप इसको कंडक्टेंस से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो. कापा टोटल, तो कापा टोटल इज कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार. तो यू कैन राइट इट एज जी इंटू जी स्टार एंड जी टोटल. इसी तरह से कापा 1 इज G1 इंटू जी स्टार. अगेन वही बात है कि जी स्टार जो है L बाई ए, वो तो सभी आयंस है, कोई भी आयन हो, अगर वो उसी सेल के अंदर है तो L बाई ए तो उसके लिए वही होगा. तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो G2 इंटू जी स्टार एंड सो ऑन. जी स्टार हटेगा तो कंडक्टेंस भी एक तरह से एडिटिव है, आप ऐसा भी कह सकते हो. कंडक्टेंस भी एक तरह से एडिटिव है. बट हम ज्यादा यूज क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन सॉल्व करने में ना हम ऊपर वाले
इसको यूज ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसका हमारे पास डायरेक्ट लैम्डा एम के साथ रिलेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है, ये बुरा फॉर्मूला है, ऐसा कुछ इमेज नहीं बना लेना मन में। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम उसे ज़्यादा यूज करते हैं, ऑल्दो ये भी कोई बुरा फॉर्मूला नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कंडक्टेंस भी एडिटिव है और कंडक्टिविटी भी एडिटिव है, यस, फॉर अ गिवन सेल कितने भी आयंस हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट पे एक आध ना हम थोड़े सवाल जब तक नहीं करेंगे ये चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं होगी। बट उससे पहले एक छोटा सा हम एक और टर्म डिफाइन कर देते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, फिर सभी पे मिला जुला के क्वेश्चन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम वही डेफिनेशन लिख लो बेटा, क्या जो मोलर के लिए लिख रहे थे बस अब वो इक्विवेलेंट बोल दो वहां पर। एंड आपको इक्विवेलेंट की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि होती क्या है इक्विवेलेंट, आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो लैम्डा इक्विवेलेंट, इसका मतलब इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन which contains one equivalent of the electrolyte having a distance between the plates as 1 unit and area के ऊपर कोई restriction नहीं रहता, containing that volume of the solution which contains one equivalent of the electrolyte। सब कुछ सेम है लैम्डा एम जैसा, बस वहाँ 1 मोल बोल रहे थे, यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, यहाँ भी सब कुछ वैसा ही डेफिनेशन आएगा। यहाँ भी बेटा जो फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा एम का फॉर्मूला आप बना रहे थे कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, आप ये फॉर्मूला बना रहे थे लैम्डा एम के लिए, तो कापा यहाँ पर, हाँ गिवन दैट ये सीमेन पर सेंटीमीटर में था, आप ये फॉर्मूला बना रहे थे। आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि जब आप इक्विवेलेंट की बात करोगे दैट विल बी कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप ये जानते हैं, ये नॉर्मेलिटी के लिए डिफाइन हो जाएगा बिकॉज दैट वॉल्यूम वहाँ पे 1 बाई मोलैरिटी हो रहा था, यहाँ पे 1 बाई नॉर्मेलिटी होगा बिकॉज नॉर्मेलिटी इज एक्चुअली, लिख दे रहा हूँ फिर भी मैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट के लिए ये यूज हो रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में भी आप रिलेशन बता सकते हो बिकॉज यू वेरी वेल नो दैट नॉर्मेलिटी इज एक्चुअली n factor multiplied by the molarity. So if you replace this molarity by normality, you will get lambda m is equals to kappa into 1000 upon molarity की जगह आप लिख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो वो n फैक्टर ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब आप देखिए ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया लैम्डा इक्विवेलेंट, ये बन गया लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, ये इस तरह से सीधा साधा रिलेशन बन गया। ये किसी आयन के लिए भी लग जाएगा, किसी कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगाना है उसके लिए भी लग जाएगा, सबके लिए लगेगा ये, ठीक है। ये आपने कुछ फॉर्मूलाज निकाला। अब थोड़ा सा मैं कोलराउश लॉ को ही, जो हम मोलर के टर्म्स में लिखा करते थे ना, अगर उसे इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना है तब क्या होगा, अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा, अभी देखना ध्यान से समझना। ये पोर्शन जो है थोड़ा सा बच्चों को मैंने देखा है थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बट कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और एन फैक्टर का जो बेसिक फंडामेंटल है वो अगर क्लियर है तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। चलो एक अच्छा एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा, तो पहले मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे लिखा जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा,
तो ये सर इस तरह से लिखा जाएगा, इट विल बी लाइक लैम्डा m डिग्री ऑफ एल्यूमिनियम +3 और इसके 2 आयंस हैं तो 2 प्लस लैम्डा m डिग्री ऑफ सल्फेट और इसके 3 आयंस हैं तो ये 3। तो कुछ इस तरह से मैं इस फॉर्मूले को लिख पा रहा हूँ अभी फिलहाल, तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इक्विवेलेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ। तो फिलहाल मैं भी आपको एक बात बता देता हूँ, फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको, कि जब फाइनल कंक्लूजन पहले बता दे रहा हूँ कि जब हमें बेटा इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखना है ना, तो फिर आपको ये कितने आयंस हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको ऐसा लिखिए, इक्विवेलेंट, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दैट आयन Al+3। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? ऑब्वियसली नॉट। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दैट आयन है, वो एन फैक्टर का फर्क होगा दोनों में, और ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट आयन है, ठीक है। ऑन पेपर डिफरेंट है दोनों। अच्छा, देन इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट, आप ये भी ध्यान रखोगे ना, तो आप छोटे मोटे क्वेश्चंस आप बना लेना, ठीक है। जब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होती है तो हम जब भी आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेंगे तो आपको वहाँ पे कितने एल्यूमिनियम आयंस हैं, 2 हैं कि 3 हैं, कितने हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको थोड़ा सा यहाँ से वेरीफाई भी करेंगे अभी, ठीक है। तो पीछे बेटा जो हमने रिलेशन पढ़ा है वो रिलेशन क्या है कि लैम्डा m इज इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। तो चलो कोशिश करते हैं यहाँ पे लैम्डा m को अगर मैं इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो इसके लिए मैं इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा m है तो इक्विवेलेंट, ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। तो n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इट इज अ सॉल्ट, n फैक्टर 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो फिर से यहां पर क्या आ रहा है बेटा, फिर से यहां पर आ रहा है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर के लिए फिर आप क्या लिखोगे, हाँ फिर आप यही रिलेशन यूज करोगे, मोलर के लिए इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। तो आयनिक इक्विवेलेंट है, ठीक है, यहाँ पे आयनिक इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, इसका n फैक्टर 3 होता है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, फिर से आप वही काम करेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट इनटू n फैक्टर, और इसका n फैक्टर 2 है। अब आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो बेटा कि ये 6 और वो 6 कैंसिल हो रहा है, एंड व्हाट अल्टीमेटली यू आर गेटिंग इज दिस। तो अल्टीमेटली आपको यही मिल रहा है, तो आपको अल्टीमेटली यही मिल रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो जब आप मोलर के टर्म्स में लिख रहे हो, तो आपको उसकी स्टोइकियोमेट्रीज को भी यूज करना जरूरी है कि कितने एल्यूमिनियम है, कितने सल्फेट है। लेकिन जब आपके पास डायरेक्ट इक्विवेलेंट का डेटा दिया हुआ है तो वो चीज भी उसमें कंसिडर हो जाता है, तो डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखना, ये करोगे तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी, वो मोलर की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, फिर आप उस पूरे कंबाइंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये रिलेशन यूज करिए और लैम्डा m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तब तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो इसको चलो देखिए, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब आपके थोड़ा दिमाग और अच्छे से खुलेगा, मजा आएगा आपको। तो आप पहले तो वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है mx का, उसको बनाया गया है, KSP दे दी गई है, मतलब और A और B अननोन्स जो है वो KSP में है, तो बेसिकली KSP निकालनी होगी। Now if this much mole MnO3 कॉमन आयन शेयर कर रहा है, M+ और MnO3 नाइट्रेट है तो मान लो सॉल्युबल होगा, are added in 1 liter, the conductivity of the solution is 55 × 10⁻⁷
वाओ। तो ये आपको कंडक्टिविटी मिली सॉल्यूशन की। अब आप ये देखो सॉल्यूशन में है क्या क्या। सॉल्यूशन में क्या क्या है? तो सॉल्यूशन में नाइट्रेट है सर। हाँ, क्या कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा? ऑब्वियसली करेगा। नाइट्रेट है और कुछ है, M प्लस है, X माइनस है, सभी है सर, सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या सबको ऐसा जोड़ दे? अरे नहीं, ऐसे थोड़े ना जोड़ोगे। लैम्डा M डिग्री को आप थोड़े ना ऐसा बोल रहे हो कि वो एडिटिव है। अब वहां पे सबकी कंसंट्रेशन क्या, उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन काम आएगा? कौन है जो हमेशा एडिटिव होता है? जी हाँ, कंडक्टिविटी हमेशा एडिटिव होता है। तो यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ, बट उसके पहले थोड़ा सा हम लिखने वाले हैं किस चीज़ को, कि यहाँ पे सिनारियो क्या क्या बैठा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या क्या बैठा हुआ है। तो mx पहले आपके पास है, तो आप ऐसा सोचो कि आपके पास mx है, तो mx होगा m प्लस और x माइनस। अब m प्लस ऑलरेडी 10⁻⁻⁷ है, और इससे ये निकल कर आएगा कुछ x अमाउंट में, और ये कुछ x अमाउंट में, बेसिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एकदम। अच्छा, और आपके पास नाइट्रेट तो सिर्फ सीधा सीधा कंट्रीब्यूट कर देगा अपनी कंडक्टिविटी को, 10⁻⁷ मोल है, ठीक है, अननोन से कंसंट्रेशन, बट x एक ही वेरिएबल है। ये खुशकिस्मती हमारी कि एक ही वेरिएबल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कंडक्टिविटी टोटल जो दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू है, दिया हुआ है कि कंडक्टिविटी इतनी आई है, पर मीटर में है, ठीक है, पर मीटर में है, ध्यान रखें, यूनिट का भी ध्यान रखें। कंडक्टिविटी टोटल इज एक्चुअली कंडक्टिविटी 1 that is due to nitrate ion plus conductivity due to M plus ion plus conductivity due to X minus ion। अब यहां पर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूं। मोलर कंडक्टिविटी इज एक्चुअली कापा अपॉन 1000 इंटू मोलैरिटी। ये फॉर्मूला होता है अगर ये सीमेन पर मीटर में दिया है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो मैं इसलिए इस फॉर्मूलेशन में से लिख रहा हूं। वाह, अब क्या किया जाए? अब देखो कि ये कापा टोटल के लिए फॉर्मूला आपने लिखा। अब ये हर आयन के लिए भी ये लग सकता है, ये हर इंडिविजुअल आयंस के लिए भी ये लग सकता है। तो सर उसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन लैम्डा एम की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? दी तो लैम्डा एम डिग्री की वैल्यू है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि लैम्डा एम डिग्री की वैल्यू दी हुई है तो क्या करें, क्योंकि हमें तो लैम्डा एम चाहिए, लैम्डा एम तो दिया नहीं हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन आपको मानना पड़ेगा, जो कि ठीक ठाक वैलिड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वैलिड है ही, क्योंकि और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में भी ये सब छोटी छोटी चीज़ों का खुद ही आपको आकलन करना होगा कि हाँ यार ये करना है, हाँ ठीक है। क्या कि लैम्डा एम अप्रॉक्सीमेट लैम्डा एम डिग्री के बराबर ही मानिए आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखिए बहुत ही कम कम अमाउंट में आयंस प्रेजेंट हैं, तो दिस इज स्ट्रांगली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, they are strongly diluted and we can assume that this is equals to this। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे assume कर लूँ, देखिए रूट फॉर्मूला वो नहीं होता, इस केस में assume कर रहे थे, जैसे सॉल्युबिलिटी वाले केस में कर रहे थे ना, जो तीसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा था कोलराउश लॉ का, वैसे ही यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसा एज्यूम किया, ये स्ट्रांगली डाइल्यूटेड माना मैंने, तो अब देखो मैं यहाँ से कापा के लिए क्या फॉर्मूला बना रहा हूँ, कापा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम डिग्री इंटू मोलैरिटी, लैम्डा एम डिग्री इंटू मोलैरिटी इंटू 1000, कुछ ऐसा बना रहा हूँ, बहुत क्लियरली दिख रहा है। और ये हर आयन के लिए लगेगा, इसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी। हाँ, उनकी मोलैरिटीज अलग अलग है, उनकी मोलैरिटीज अलग अलग है, उनकी मोलैरिटीज अलग अलग है, और सभी के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एक अप्रोक्सीमेशन छोटा सा लिया है, जो कि ठीक है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए कापा टोटल, ये तो वैल्यू ही दी हुई है सर, ये तो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, देखो 55 × 10⁻⁷, ये तो वैल्यू दी हुई है। हाँ, तो दिस इज 55 × 10⁻⁷। यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये अगर अपन ने बना लिया तो काम हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे नाइट्रेट की जब मैं बात करूंगा तो सेम नाइट्रेट की वैल्यूज यहाँ से उठाऊंगा मैं,
दी हुई है 7 इंटू 10⁻³ तो ये लिखूंगा मैं 7 इंटू 10⁻³ इंटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी तो इसकी 10⁻⁻7 ही है, क्योंकि नाइट्रेट तो सॉल्यूबल रह गया आपका, वो कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो तो 10⁻⁻7 मोल्स ही है पर लीटर। तो यहाँ पर मैं 10⁻⁻7 लिखूंगा, प्लस m प्लस आयन के लिए बात करूं तो m प्लस आयन ये कंसंट्रेशन है। अब देखो कैलकुलेशन जो है ना वो आपको खुद से कर लेना है, मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। 10⁻⁻7 ये हो गया आपका m प्लस और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m डिग्री वैल्यू, एंड लैम्डा m डिग्री वैल्यू भी दी हुई है m प्लस की। इसी तरह से x माइनस के लिए x इंटू लैम्डा m डिग्री वैल्यू, और सभी में ना देखो 1000 इंटू हो रहा है, तो उस 1000 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, इस 1000 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो कुछ 3 इंटू 10⁻⁻7 मिल रही है, ये कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है 3 इंटू 10⁻⁻7। एंड व्हेन, अब एक बार वेरीफाई कर लेना फिर भी, ठीक है, मैंने थोड़ा रफली किया है कैलकुलेशन, इसमें देख लेना। तो ये कुछ वैल्यू मिल रही है, एंड इसके बाद आपको निकालना था KSP, तो KSP आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एडिटिव है, आप देख सकते हो ना, नेग्लिजिबल नहीं है। तो क्या मिली KSP भाई, तो 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 ये वाला पोर्शन, मल्टीप्लाइड बाय x विच इज 3 इंटू 10⁻⁻7, तो ये मुझे मिला 12 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको इसी फॉर्म में लिखना था, बिकॉज दिस a इज रिपोर्टेड इन दिस फॉर्म। तो a है मेरा 12, आंसर क्या है मेरा 12 इंटू 10⁻⁻7, तो a है मेरा 12 और b है मेरा 7। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 19। तो 19 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी 19, अच्छा क्वेश्चन है। यस, यू मे गेट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन जेईई एडवांस। अभी तक के जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स जो आए हुए आप कंपेयर करना, इससे तो कम ही कॉन्सेप्चुअल आपको मिलेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ज़्यादातर रहते हैं। Let's solve some more questions based on the same concept, and let's pick some questions from the book. And तो चलो कुछ क्वेश्चंस इधर से पहले इसी पे आते ना, इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन है, अच्छा है, इसको उठाते हैं। फर्स्ट यू गाइस ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, देन उसके बाद आंसर वांसर हम मैच करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर दें एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। ओके, तो हमें देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है, इसकी, इसकी और इसकी, ठीक है। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट डिग्री दी हुई है हर कंपाउंड की, कोई बात नहीं। एंड सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट की x है, मतलब एक ऐसा कंटेनर इमेजिन करो जहां सिर्फ बेरियम सल्फेट हो, उसका भी दिया हुआ है आपको कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट। तो KSP बताना है बेरियम सल्फेट का। अच्छा, तो KSP बताने के लिए क्या काम आएगा, ये तो कंडक्टिविटी दी हुई है ना, ये तो कापा दी हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है कि लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी को मैं यूज करूंगा, बिकॉज बेटा KSP के लिए अल्टीमेटली यू नीड द मोलैरिटी ऑफ द आयंस प्रेजेंट ओवर देयर। एंड यहाँ पे जो ये सिनारियो दिख रहा है ना, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट, मतलब कुछ ऐसी बात हो रही है कि बेरियम सल्फेट आपके पास एक इंडिपेंडेंट कंटेनर में रखा हुआ है और उसकी बात की जा रही है। ओके, तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन अभी कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट देखना अभी इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आई नीड सम स्पेस। ओके, सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस, तो सबसे पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ
कि बेरियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए क्या इक्वेशन अभी बताया बेटा, बेरियम क्लोराइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है, तो मुझे बस बेरियम 2+ की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी प्लस क्लोराइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर की कहीं बात नहीं हो रही है तो मैं m या eq नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए। तो इसकी वैल्यू बता दी गई है, दिस इज x1 एंड सिंपली x2 जो है वो किसके बराबर है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट। वाओ। तीसरा x3 बता दी गई है HCl इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस 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 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये बातें बता दी गई x1 x2 x3। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज बेरियम और सल्फेट का हमें चाहिए x1 x2 x3 के टर्म्स में, अल्टीमेटली मुझे यही चाहिए। तो मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट अगर चाहता हूं तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, आप खुद ही देखिए क्या हमें x1 प्लस x2 माइनस x3 नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल वही तो करना पड़ रहा है सर, x1 प्लस x2 माइनस x3, तो ये तुम्हारा कटा, माइनस x3 किया तो ये कटा, तो हाँ बिल्कुल x1 प्लस x2 माइनस x3, इससे मुझे मिला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट। लेकिन जो मैं फॉर्मूला मैं यूज करना चाह रहा था, मैं मोलर वाला यूज करना चाह रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे मोलैरिटी चाहिए होती है केएसपी निकालने के लिए। तो समझो मेरी बात, तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये मैं चाहता हूं ना, आई नीड दिस अपॉन मोलैरिटी, आई नीड दिस, तो इसको मुझे यूज करना है। लेकिन मेरे पास तो इक्विवेलेंट है, क्या फर्क पड़ता है यार, आपके पास फॉर्मूला है ना, लैम्डा m इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट, ये तो अभी डिराइव किया, बेरियम सल्फेट का n फैक्टर 2 है, तो मोलर चाहिए, तो मोलर इज एक्चुअली 2 टाइम्स द इक्विवेलेंट, मोलर इज एक्चुअली 2 टाइम्स द इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट है तो लैम्डा m बाई 2 लिख सकते हो यहाँ पर, हाँ, तो क्या मिला, लैम्डा m डिग्री बाय 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 माइनस x3। अब हो गया, अब ट्रांसफर कर लो, ये चला गया इधर, तो लैम्डा m डिग्री मिल गया। अगेन इस लैम्डा m को मुझे लैम्डा m डिग्री अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, मुझे ये अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैंने वैलिड अप्रोक्सीमेशन लिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज। kappa is given ना, kappa is given, it is found to be x, so this is x and this is 2 times of x1 plus x2 plus x3 या सॉरी माइनस x3, जो भी है यार, ठीक है, बढ़िया है ये, और ये तुम्हारा इज इक्वल टू x into 1000 upon molarity, so from here you can get the molarity and then KSP is simply molarity into molarity because you have a AB type of salt here. I hope थोड़ा सा इक्विवेलेंट और इसको रिलेट कर लिया, तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये नरेंद्र अवस्थी के लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, उतने टफ नहीं है बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत अच्छे हैं, और टफ क्वेश्चंस के लिए हमारी रियल एडवांस सीरीज है, 10-12 क्वेश्चन भी उसके कर लोगे, दिमाग खुल जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है, वो कर लेना। अभी मैं थोड़ा एडवांस लेवल के आसपास थोड़ा चल रहा हूँ। आ जाओ, इस पे आता हूँ, अगला क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से कोशिश करो बेटा, ट्राई करो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो conceptual question, this is a good question. The conductivity of this much sodium sulfate is this, and increases to this much when solution is saturated with calcium sulfate. The molar conductivities of the ions are given, neglect the conductivity of used water, what is the solubility product of calcium sulfate? Yes, good one, बढ़िया क्वेश्चन है। वी विल नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस, चलो करते हैं कोशिश, ठीक है। तो पहले सिनारियो समझने की कोशिश करें कि भाई क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, चीजें हैं क्या। सो इट सेज दैट द कंडक्टिविटी ऑफ, तो आपके पास बेटा देखो ऐसे समझो,
आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम सल्फेट है, और सिर्फ अभी सोडियम सल्फेट को ही इमेजिन करो, दोनों आयंस की कंसंट्रेशन पता है और इसकी कंडक्टिविटी 2.6 इंटू समथिंग है, जो भी कंडक्टिविटी है वो दी हुई है। और जब हमने सॉल्यूशन को कैल्शियम सल्फेट के रिस्पेक्ट में सैचुरेट किया है, कैल्शियम सल्फेट के रिस्पेक्ट में सैचुरेट कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि आपने कैल्शियम आयंस ऐड किए हैं, आपने कैल्शियम आयंस ऐड किए हैं, क्योंकि इसी सॉल्यूशन की बात हो रही है। मोलर कंडक्टिविटीज ये बढ़ रही है ना, तो आपने कहीं से कैल्शियम आयंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। कैसे किए हैं राम जाने, बस आपने कैल्शियम आयंस इंट्रोड्यूस कर दिए सो दैट ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पर आ चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो कैल्शियम डाले हो तो ऑब्वियसली यार आयन आपने ऐड किया है, तो देखो कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों लगभग सेम है, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको मैं थोड़ा लंबा तरीका बताता हूँ जिससे थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा है, फिर छोटा तरीका भी देखेंगे जिससे थोड़ा सॉल्व जल्दी हो जाएगा। देखो, आप ऐसा करो अभी कि ये सोचो कि जब आपके पास सोडियम सल्फेट था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी कंडक्टिविटी प्लस इसकी कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू द सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी? हाँ, क्योंकि यही दोनों तो है। हाँ, तो कंडक्टिविटी और यहाँ पे सब सेंटीमीटर्स में ही है। हाँ, सेंटीमीटर्स में, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा भाई, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कापा के लिए दिस इंटू दिस बाय 1000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, कोई सिली मिस्टेक ना हो इसलिए मैं लिख के बार बार एक बार देख लिया करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर शुरू में जो कंडक्टिविटी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये हम कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू सोडियम। तो सोडियम के लिए आप उसकी मोलैरिटी लिखिए, तो सोडियम की मोलैरिटी डबल हो जाएगी, दिख रहा है, तो 0.002 इंटू सोडियम की वैल्यू दी हुई है 50 इंटू 50 बाय 1000 है ना यहाँ पे, तो ये बाय 1000 यहाँ है, बाय 1000। ठीक है, ये मैंने कापा 1 लिखा है, प्लस अब और कौन है, सल्फेट है। सल्फेट की मुझे लैम्डा एम डिग्री वैल्यू नहीं पता, नहीं दी हुई है, शायद इसको यूज करके मैं निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.001, 0.001 ये कंसंट्रेशन है, और इनटू लैम्डा एम डिग्री ऑफ सल्फेट डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां भी आ रहा है। तो क्या यहां से हम लैम्डा एम डिग्री ऑफ सल्फेट निकाल सकते हैं बेटा? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल से आप इक्वेशन है, इधर 1000 है तो आप इधर 1000 भेजोगे तो ये हो जाएगा 0.26 हो रहा है शायद, 0.26, ये कितना हो गया, ये 0.1 हो गया, 0.1 इधर गया तो ये 0.16 हो गया, और 0.16 बाय 0.001 is equals to lambda m degree of sulfate. So this implies that lambda m degree of sulfate is actually equal to कितना हो गया, 160 आ रहा है। ठीक है, यूनिट्स वही सेम है, तो ये 160 आ गया। तो चलो यहाँ तक तो बात समझ आई, हमने पहले सिचुएशन का यूज करके लैम्डा एम डिग्री ऑफ सल्फेट निकाल लिया, अब आगे भी बहुत आसान है जॉब। अब देखो यहाँ पर बेटा, अब जो आप सॉल्यूशन इमेजिन करो, यहाँ सल्फेट को भी करो, साथ में कैल्शियम को भी करो, कैल्शियम को भी करो और Na+ को भी करो, सभी को करो आप। ठीक, या तो आप देखो जो छोटा तरीका मैं बोल रहा था आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको इससे माइनस कर लो, आप इसको इससे माइनस कर लो, तो ये आपको पता चल जाता, ये आपको पता चल जाता कि कितना कंसंट्रेशन बढ़ा है, सॉरी कितनी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, कंडक्टिविटी में इंक्रीज कितनी हुई है वो आप पता कर सकते थे यहाँ से। फिर आप, चलो मैं सॉल्व ही करके बताता हूँ, ऐसे बोलने से वर्बली उतना अच्छे से समझ नहीं आता। अब आप ऐसे देखो, सिंपली आपके पास सल्फेट है Na+ और कैल्शियम 2+ है, तो अब मैं ना डायरेक्ट मैं इस पूरी वैल्यू को लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरी वैल्यू को लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास 7.0 इंटू 10⁻⁻⁴
इज इक्वल टू, अब मैं हर आयंस को फिर से लिखूंगा। तो सोडियम की तो हमने वैल्यू निकाल भी ली थी ना, क्योंकि कंसंट्रेशन उतना ही है और वह वैल्यू पता है, तो ये 0.1 आ रहा था, सोडियम के लिए हो गया। सल्फेट के लिए 160 था, तो 160 इंटू कंसंट्रेशन इज 0.001, ठीक है, बाय 1000 इसमें भी है भाई, यहाँ भी बाय 1000, इधर भी बाय 1000, उसको इधर बेच के ना ये 0.7 कर देते हैं इसको, ठीक है, ये इसको बेचकर 0.7 कर देते हैं। एंड देन प्लस क्या है, अब एक बचा कैल्शियम, तो कैल्शियम की मोलैरिटी, कैल्शियम की देखो मोलैरिटी निकालनी ही यहाँ पे जरूरी है, कैल्शियम की मोलैरिटी निकालनी जरूरी है, क्योंकि देखो सल्फेट की मोलैरिटी ना, आप सल्फेट की मोलैरिटी आप 0.001 ही मानिए, यही मानिए आप। हाँ बोल सकते हो सर कैल्शियम अलग से कैसे डाल दोगे, लेकिन हाँ ठीक है, कैल्शियम जितना भी आपने डाला सल्फेट पहले से उतना है, तो वो आप ऐसा मानो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फेट कैल्शियम सल्फेट से नहीं आ रहा होगा, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे और सल्फेट हम रफली 0.001 ही मानेंगे और फिर हम KSP निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर हम KSP निकाल सकते हैं। तो 0.7 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लैम्डा डिग्री ऑफ कैल्शियम विच इज गिवन 120, बट इट्स मोलैरिटी इज नॉट गिवन, तो इट्स मोलैरिटी इज नॉट गिवन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, बाय 1000 उधर चला गया है, एंड दिस इज 0.16, हाँ जी ये 0.16 हो गया, दिस इज 0.16 एंड दिस इज 0.26 नाउ, एंड दिस इज 0.26, इधर जाके माइनस हुआ, तो 0.7 माइनस 0.26 इज 0.7 माइनस 0.26 क्या है, 0.44, एंड दिस इज 120 अपॉन मोलैरिटी। सो मोलैरिटी क्या आ रही है, मोलैरिटी आ रही है 0.44 अपॉन 120, ये मोलैरिटी आई है किसकी बेटा, कैल्शियम 2+ की, लेकिन KSP निकालते वक्त क्या करना है, कैल्शियम 2+ का कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट का कंसंट्रेशन, और सल्फेट तो हमने 0.001 ही माना हुआ है, सल्फेट तो उतना ही माना हुआ है, तो कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+ ये है, इनटू आप करो इसमें 10⁻⁻3, तो अब इसको 44 इंटू 10⁻⁻5 कर लो, ये लगभग कितना आ रहा है, लगभग 1/2.5 के आसपास, तो ये 25/10 2/5 कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, मैं रफली कर रहा हूँ, तो लगभग 0.4 इंटू 10⁻⁻4, तो ठीक है ये आ रहा है ऑप्शन ए 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कॉन्सेप्चुअली बढ़िया तरीका है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो कुछ और एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। हाँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन है, बट कर लेते हैं, क्या है, चैप्टर तो पूरा कर ही लिया हमने, एक्सेप्ट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो लेट्स डू दिस वन। तो पहले क्वेश्चन आप पढ़ो, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है और थोड़ा सा बेसिक आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज लग सकता है। देखो आपके पास मेटल, आप यहाँ पे समझ थोड़ा नहीं पाओगे कि यार ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, आपको जब ये कॉम्प्लेक्स आयंस वगैरह दिखेंगे ना, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा यार ये इलेक्ट्रोड ही कौन सा है, बट घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप देखो बेटा मेटल है तो मेटल के साथ मेटल आयन ही रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आपको ये कंसंट्रेशन जरूर दिए हुए इधर उधर के, आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया है डराने के लिए, इधर उधर KFF की वैल्यू दे दी है, बट एक्चुअली में आपको यहाँ पर Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, आपको Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूँ क्या कंफ्यूजन होता है पता है। अब आप इसे कैसे निकालोगे, अब आप इसको तो ऐसे निकालोगे सर Zn2+ है, फॉर्मेशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे, तो सर ये Zn NH3 कहाँ लिख रहा हूँ, Cn माइनस Cn होल 4 2 माइनस, आपके पास ये होगा, तो सर ये x है और इसकी वैल्यू दी हुई है सर 0.5, इसकी वैल्यू 0.01 दी हुई है,
तो सर ये x यहाँ से निकालेंगे, तो फिर एक कन्फ्यूजन अचानक से पता नहीं क्यों आता है मन में कि सर अगर ये x मैं निकालूंगा तो ये तो मैं इक्विलिब्रियम पर निकाल रहा हूँ ना। तो इक्विलिब्रियम पर अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम पर निकालूंगा तब तो इक्विलिब्रियम पर तो ईएमएफ जो होती है वो जीरो हो जाती है। ये कंफ्यूजन आता है, अचानक से ऐसा स्ट्राइक करता, लगता है हाँ यार ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। लेकिन आप समझिए थोड़ा, ये इस कंपार्टमेंट के इक्विलिब्रियम की बात है, इधर ये इस कंपार्टमेंट के इक्विलिब्रियम की बात है। ईएमएफ जीरो किस वाली इक्विलिब्रियम पर होता है? जब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाए, वो एक अलग इक्विलिब्रियम है। सेल रिएक्शन लिखिए, उसको देखिए, हाँ यार वो नेट सेल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर आ रहा है उसकी बात होती है जब ईएमएफ जीरो होता है। यहाँ वो उस कंपार्टमेंट में ये दोनों आयंस हैं, तो हम मानेंगे कि वो तो अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंटेन करके ही होंगे ना, और कैसे हो सकते हैं वो। तो इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x निकालना है मुझे, चलो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ओके, लेट्स कैलकुलेट दीज थिंग्स। तो बेटा इधर से x मुझे कितना मिलेगा, मुझे x कितना मिलेगा, सो दिस इज 0.5, सॉरी 0.5 अपॉन 0.01 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। 10⁻⁻8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू के एफ, कितना दिया हुआ था 10⁻16। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एक्स आ जाएगा, ये इधर चला गया आपका, ये हो गया 10⁻8 एंड दिस इज सिंपली 1/2 ऑफ दिस। तो 2x इंटू 10⁻8 इज 1। सो x आप यहाँ से पाएंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻8, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। दिस इज योर x, मतलब Zn2+ का कंसंट्रेशन। इसी तरह से आप इधर से कॉपर की निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो जिंक की मैंने निकाल के रखी है, तो चलो कॉपर की भी बात कर लेते हैं। कॉपर +2 + 4 अमोनिया is in equilibrium to give CuNH3 whole 4 + 2, the deep blue complex, very famous. And this is 0.5 molar, ammonia is 1 molar, so I can get the x or you can say y here. तो कितना आ रहा है ये 0.5 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻, इंटू y इज इक्वल्स टू 1 का पावर 4 ही है तो 1 ही है वो, इज इक्वल्स टू 10⁻12। तो ये कुछ आ रही है 1/2, तो दैट इज 2y इंटू 10⁻12 इज इक्वल्स टू 1। सो y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻12। तो ये y है और वो x है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कॉपर 2+ की जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 0.5 इंटू 10⁻⁻12। ये कॉपर +2 की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। अब यार नेट सेल रिएक्शन ही लिखना है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और नेट सेल रिएक्शन नॉर्मली मेटल मेटल आयन की तरह लिखोगे तो जिंक आयन तुम्हारे प्रोडक्ट में रहेगा, कॉपर आयन तुम्हारे रिएक्टेंट में रहेगा, ठीक है, सिंपल। तो E cell is equals to E degree cell and E degree is simply 1.1 normal galvanic cell है। तो E cell is equals to E degree 1.1 minus 0.06 by 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है into log of product। तो प्रोडक्ट में मेरे पास जिंक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में मेरे पास ये है, जिसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻13, यही होगा सॉरी 10⁻⁻13। ये हटा और ये मिलेगा 10⁻+4, 10⁻+4। तो 1.1 माइनस 0.06/2 इंटू वो बाहर आया log 10 हुआ, ये 2 हुआ, 1.1 माइनस 0.12, 1.1 minus 0.12. So the correct answer is 0.98, I guess.
So 0.98, that is option number C is the correct answer. So I hope आपको अब ठीक ठाक आइडिया हो गया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. तो see you in the next lecture, that is lecture number 10, and that will be on conductometric titrations. और उसके बाद जस्ट कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स कर लेंगे so that आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आए आफ्टर डूइंग कंप्लीट चैप्टर. आप क्वेश्चंस भी बनाने के काबिल होने चाहिए. और सोर्स की मैं फिर से बात करूँ, यू कैन चूज़ वॉट एवर सोर्स यू हैव, लेकिन एक थोड़ा ट्रस्टेड सोर्स का यूज़ करिए जहाँ आपको थोड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मिले, है ना, नॉट जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला एप्लीकेशन. आप अगर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा जेई एडवांस से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आप कोशिश करें बनाने की, उसमें अपना दिमाग लगाएं. दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल. जस्ट नॉट कि बस पी वाई क्यूज़ बना के खुश हो जा रहे हैं, नॉट लाइक दैट. थोड़े से और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश करिए. जिस तरह के प्रॉब्लम्स हमारी रियल एडवांस सीरीज़ में है वहाँ से देखिए, वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करिए. और भी आपके पास सोर्सेज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन ट्राई दोज एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.